Hello, everybody, and welcome back to our YouTube channel. As you all know, अभी 9th entrance के डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं आपके लिए YouTube पे और आज 17th है, यानी कि आज मेरी रिकॉर्डिंग का दिन है। तो ये आपके और भी टीचर्स की रिकॉर्डिंग इससे पहले हो चुकी है। ये अहद सर ने 13th को कर दिया था, 14th में जैद सर, शारिक सर, एंड देन 16th में उजैर सर की रिकॉर्डिंग थी, एंड टुडे is mine. One more recording is yet to come, which will be of वसीम sir इस week. Okay? तो आज का जो हमारा टॉपिक है verbs है, ठीक है? तो what is verbs? जब भी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि verbs क्या है, what do you understand by verbs? तो वो कहते हैं मैम एक्शन वर्ड्स, है ना? एग्जाम्पल देने में हाँ, सिंगिंग, स्लीपिंग, waking up, जो भी waking up is a phrasal verb, whatever. तो वो हमेशा एक्शन वर्ड्स को ही verbs मानते हैं. But do you know कि verbs सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं, नॉन एक्शन verbs भी होते हैं, है ना? And when you're preparing for entrance examination, you cannot leave that part out, है ना? हमें जब जनरली बस जनरल सेंस में बताना होता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ एक्शन वाले वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं, बिल्कुल कॉमन बेसिक, जो कि पता नहीं कब पढ़ा था, 6th में या 7th में. तो अभी वी हैव टू वेक अप टू रियलिटी, राइट? तो लेट्स बिगिन व्हाट वर्ब्स एक्चुअली आर, एंड वर्ब्स को मैं क्यों बोल रही हूँ कि वो सिर्फ एक्शन बताने वाले वर्ड्स नहीं होते हैं. तो पहले तो देखो, वर्ब्स में दो तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन विल बी एक्शन वाले वर्ड्स, और दूसरा कौन सा टाइप है? नॉन एक्शन. नॉन एक्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं ना, उनको हम कभी कभी स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, है ना? स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स मतलब क्या? स्टेट बताने वाले वर्ब्स. मतलब किसी चीज का होना भी तो वर्ब है ना, जो हम हिंदी में बोलते हैं. जैसे कि मैं यहाँ हूं, ठीक है? ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं. तो इसमें वर्ब कहाँ पर है? ये तो मैं हो गया, आई, ठीक है? यहाँ यहाँ का मतलब हियर हो गया इंग्लिश में, दैट इज अ वर्ब. हूँ क्या हो गया? हूँ इज द वर्ब, ठीक है? ये जो है और हूँ वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या है? ये सारे वर्ब्स ही तो हैं, और इनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है? हम बोलते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, है ना? मैं नाराज हूँ. व्हाट इज दिस? गुस्सा और नाराज इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये स्टेटिव वर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है? तो नॉन एक्शन वर्ब्स में कितने तरह के वर्ब्स आ जाते हैं. पहले तो ये एक्शन में देख लो, फिजिकल एक्शन. एक्शन में भी ना अलग अलग तरह के एक्शंस होते हैं, ठीक है? एक्शन इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल एक्शन. जब भी हम एक्शन वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट द एक्शंस दैट वी डू फ्रॉम आवर हैंड्स, फ्रॉम आवर लेग्स, और फ्रॉम व्हाटएवर फिजिकली जो एक्शंस करते हैं. बट देयर आर सम एक्शंस दैट वी आल्सो डू मेंटली. हम सोचते भी तो हैं, तो इसमें मेंटल एक्शंस भी तो आएंगे. आई विल राइट इट नाइसली फॉर यू. फिजिकल, मेंटल और सेंसरी बेस्ड एक्शंस जो होते हैं, उनको हम क्यों फिर लीव आउट करेंगे? ऑफ कोर्स सेंसरी में क्या हो गया? हमारी आंखें हो गई, हमारा नाक हो गया, और माउथ, ईयर्स, व्हाटएवर स्किन पे हम फील भी तो करते हैं. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सेंसरी बेस्ड एक्शन करने वाले ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है? तो इनको भी हम वर्ब से अलग नहीं कर सकते. तो एक्शंस कितने तरह के हो जाते हैं? 3 तरह के हो जाते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सेंसरी, ठीक है? तो इसमें वॉक आ गया, ईट आ गया, स्लीप आ गया, बट ड्रीम भी आ गया. ड्रीम भी तो करते हैं, थिंक भी तो करते हैं, सोचते भी तो हैं, आंखों से देखते हैं, सी, ठीक है? नाक से स्मेल करते हैं हम, स्मेल, ठीक है? ये सारे क्या हो गए? आई होप द कलर ऑफ द पेन इज फाइन, or else I'll change it later.
नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस और फील करने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमें महसूस करने में या फिर स्टेट बताते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, जब हम बोलते हैं कि आई लव द ड्रेस, व्हेन आई से आई लव द ड्रेस और आई लव माई कार, हम क्या बोलते हैं? आई लव स्मॉल एल द ड्रेस। तो इसमें हमारा वर्ब क्या हो रहा है? लव हो रहा है। लव इज द वर्ब हियर, बट लव जो है ना, कभी कभी नाउन का भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है? लव के अलग अलग फंक्शंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चेंज होते हैं, ठीक है? बट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब हमने लव को वर्ब में डाला, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, ये नहीं बोलना कि मैम आपने बताया था कि लव वर्ब है बट आई हैव आल्सो रेड इट इन नाउन। तो प्लीज हैव इट इन माइंड कि एक वर्ड के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स एंड द वर्ड लव इज वर्किंग, फंक्शनिंग एज a verb, right? ये सारे के सारे फील करने वाले वर्ब्स, ठीक है? हेट, हेट भी तो फीलिंग्स है ना, और हम जब नफरत कर रहे हैं तो वो एक्शन हो रहा है हमारा, और जब एक्शन हो गया तो मतलब वो वर्ब हो गया। नेक्स्ट, आई बिलीव, मैं यकीन करती हूँ, आई ट्रस्ट यू, है ना? ट्रस्ट क्या हो गया? ये सारे करती हूँ, यकीन करती हूँ, ये सब क्या हो रहे हैं? सारे के सारे एक्शंस हो रहे हैं। बट देन when we look at the non action verbs जो कि stative verbs हो जाते हैं, stative verbs की ही कैटेगरी के अंदर में आते हैं, वो सारे क्या हैं? is, am, are, ये सारे पता है, not सारे, some of them I am some of these words belong to the forms of be, है ना? स्टेट और कंडीशन में सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल क्या है? बी, ठीक है? स्टेट और कंडीशन, होना, ठीक है? दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। अब बी के कितने फॉर्म्स होते हैं? बी के टोटल 8 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 8 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज एम, आर, was, were। आपको याद होगा कि जब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रही थी तो हम पैसिव बी के फॉर्म्स का इस्तेमाल करके बनाते थे, बी लगाते थे, बीन लगाते थे, बीइंग लगाते थे, है ना? सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। फिर क्या हो गया? ये बी हो गया, बीन हो गया, और एक बीइंग भी होता है। ये सारे 8 जो जो मैंने अंडरलाइन किया है और जो मैंने ये बीइंग जो लिख दिया है, ओनली दीज आर 8 फॉर्म्स ऑफ बी, ठीक है? तो स्टेट और कंडीशन वाले वर्ब्स में सबसे पहले तो बी वर्ड आ जाता है और बी के सारे फॉर्म्स आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जो सीम है, दिस इज सेंसरी बेस्ड, और सेंसरी बेस्ड वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं दैट आल्सो कम्स अंडर स्टेटिव वर्ब्स। वो भी स्टेट और कंडीशन वाले ही वर्ब्स होते हैं। ये सेंसरी मैंने यहाँ पर तुम्हें अलग लिख कर दिया था फिजिकल एक्शन में, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एक्शंस, ठीक है? बट इन वर्ड्स से, इन एक्शन से जो वर्ड्स निकलते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स में भी आते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो हैज होता है, हैव होता है, इन सब की भी अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, और ये सब क्या बताते हैं? स्टेट, कंडीशन, यही तो बताते हैं, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। अगर एक वर्ब होता है, जैसे बी के 8 फॉर्म्स है ना, वैसे हर वर्ब का अपना फॉर्म होता है, और हर वर्ब का, एक नॉर्मल वर्ब का टोटल कितना फॉर्म हो सकता है? 5 फॉर्म हो सकता है, 5 फॉर्म्स, ठीक है? सो द फर्स्ट फॉर्म विल बी द रूट वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दो नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेस फॉर्म मतलब क्या हो गया? जो मतलब जो अगर रूट वर्ब नहीं होता तो अलग अलग फॉर्म्स कैसे बनते हैं उससे, ठीक है? सो द फर्स्ट वर्ड वुड बी ईट, राइट? ईट ही तो हमारा मेन वर्ब है, उसी से तो हमने बाकी के फॉर्म्स निकाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज एट, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, ठीक है? V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, दिस इज V2। प्लीज रिमेंबर द नेम्स, द नंबर्स, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने टेंसेस पढ़ाया है इससे पहले के वीडियोस में या फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, मैं V2, V1, V3 ऐसे ही करके मैंने पढ़ाया है। और जो फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे और जगहों पर,
वहां पर भी आपको V2 V3 ऐसे करके ही मिलता है, तो प्लीज मेमोराइज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, राइट। तो यहाँ पे V2 क्या है, 8। तो अगर कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि ईट का पास्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो पास्ट फॉर्म में क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि V2 क्यों लिखना है, V3 क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, इट इज नॉट द फॉर्म, ठीक है। इसको पार्टिसिपल के भी फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाएगा तब आप ईटन लिखेंगे। आपके लिए तो आपके हिसाब से तो 8 और ईटन दोनों ही पास्ट है, तो क्या फर्क पड़ता है ना, बट फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि V2 is the pure past form of eat, but V3 is the past participle of eat. So when you are asked about the past form of eat, you will write V2. आप V2 select करेंगे, और अगर past participle पूछा जाए तो फिर आप you can go with V3, ठीक है, eaten लिख सकते हैं। V4 क्या होता है, ing form, eating, right, eating is the V4। V5 क्या है, eats। V1 और V5 दोनों के दोनों प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं, ठीक है। V1 इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, फॉर्मूला आपने देखा होगा। V5 इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, बट दोनों में फर्क क्या है, V5 इज सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनके जो सेंटेंसेस वो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि उनका सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री ही नहीं कर रहा है ना। वो लोग ध्यान ही नहीं देते कि वो जो सब्जेक्ट है उनका वो एक्चुअली सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमसे भी गलतियां होती होंगी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, वर्ब के भी दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, बिना एस के होता है। नाउन में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते थे ना, इसमें ऐसा नहीं है, वर्ब में हम एस हटाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये देखो एस लगाया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, ठीक है। सो मेमोराइज द वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन to the biggest hurdle of verbs, and what would that be, finite and non-finite। now finite verb for students are a bit easier, वो समझ जाते हैं, उसके complications भी समझ जाते हैं, questions भी बना लेते हैं, but this non-finite is a bit scary for the students। वो समझने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि वो दिखने में तो verb जैसे होते हैं, पर काम verb का नहीं करते, उनका function verb का होता ही नहीं। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब का जो डिवीजन है, उसके जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो कैसे कैसे। तो वर्ब्स को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉन फाइनाइट में जेरेंड आता है, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव आता है। पार्टिसिपल इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव भी दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल इन्फिनेटिव्स होते हैं और एक होते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स स्टडीइंग देयर, प्लीज नोट दिस डाउन। नेक्स्ट वन इज, पहले तो हमने नॉन फाइनाइट को पहले देख लिया, ये मैंने पहले ही आपके रेड लिस्ट में इसको मार्क करके रख दिया है बिल्कुल, कि इसको अच्छे से समझना है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब, एंड फाइनाइट वर्ब के अंदर में जो है ना, सारे के सारे जितने भी एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो ट्रांजिटिव डाल देना। इफ यू मेकिंग इफ यू प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर चार्ट, प्लीज नोट इट डाउन, ट्रांजिटिव भी जाएगा, इनट्रांजिटिव भी जाना है, ऑक्सिलरी सारे डालो, ठीक है। ऑक्सिलरी मतलब बेसिकली अगर कोई भी वर्ब एक्शन कर रहा है ना, तो वो सब उसमें जाएगा, फाइनाइट वर्ब में ही जाएगा, ठीक है। वो जो हमने स्टेटिव वर्ब्स भी बोले हैं ना, स्टेटिव वर्ब्स भी सारे फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं, कोई नॉन फाइनाइट नहीं होता, तो स्टेटिव को भी इसी में डाल देना, ठीक है। जस्ट फॉर अ वो माइंड चार्ट बनाने के लिए, जो आप लोग ये फ्लो चार्ट बनाओगे, इट विल जस्ट गिव यू अ क्विक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एक्शन कर रहा है, वो एक्शन नहीं कर रहा, विच इज व्हाई दिस चार्ट इज
prepared for you कि तुम्हें पता रहे कि finite verbs क्या होते हैं. Finite verbs are the action verbs. ठीक है, always remember finite verbs को action verbs बोलते हैं और non finite verbs action नहीं करते. ठीक है, कैसे action, अभी सबसे पहले हम finite verb का transitive एक काम करते हैं. Let's begin from non finite verbs. Will be a bit easier if we begin from the most difficult one. So the first one is gerund. ठीक है, अब gerund जो होता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो क्यों इतना ज्यादा उसका खौफ बना हुआ है? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वर्ब, है ना, आपको देख के एकदम साफ लगेगा कि ये वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्विमिंग, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दैट इट इज अ वर्ब. ठीक है, इफ आई से कि स्विमिंग को आप नाउन का फंक्शन करवा सकते हो, यू से नो, व्हाट, नॉट पॉसिबल, बट इट इज अकॉर्डिंग टू gerund. ठीक है, और कैसे, आखिर क्यों gerund की जरूरत हमें क्यों है? जब हमें किसी एक्शन को एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट करना होता है ना, तो उसको हमें gerund बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि द बॉय वॉज स्विमिंग, इसका क्या मतलब होता है कि वो लड़का क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, वहां पे एक्शन हो रहा है. लेकिन अगर मुझे उसी स्विमिंग एज एन एक्शन के बारे में मुझे अगर कुछ बात बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने हैं, तो उसको gerund का फॉर्म मुझे देना पड़ेगा ना. और मैं कैसे करूंगी, कैसे बताऊंगी? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि स्विमिंग सेहत के लिए अच्छा है. तो एक्शन कौन कर रहा है? फाइनाइट वर्ब क्या हुआ इसमें, है हुआ. स्विमिंग सेहत के लिए अच्छा है इज द फाइनाइट वर्ब, एंड स्विमिंग इज व्हाट, स्विमिंग इज द gerund here. इट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन. वो वर्ब है बट फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का. अब देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ में सेम बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि वो सेहत के लिए अच्छा है. वर्ब क्या है इसमें, बीन वर्ब, एक्शन करने वाला क्या है, इज. स्विमिंग क्या है इसमें, स्विमिंग gerund. ठीक है, अब अगर तुम लोग ये बोलोगे कि मैम पढ़कर समझ में नहीं आया अगर कि कौन सा वर्ड एक्शन कर रहा है और कौन सा वर्ड एक्शन नहीं कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ing फॉर्म एक्शन कर रहा है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ. इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, छूटते ही बोलोगे कि इंग्लिश है, सॉरी ईटिंग है ना. लेकिन एक्चुअली ईटिंग नहीं है ना. ईटिंग यहाँ पे ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग में जो तुम्हारा वर्ब एक्शन जो कर रहा है वो एक्चुअली इज कर रहा है. तो वर्ब इसमें क्या हुआ, इज हुआ. ईटिंग क्या हुआ, ईटिंग इज gerund, इट इज नॉट फंक्शनिंग एज अ वर्ब, राइट. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला ing एक्शन कर रहा है और कौन सा वाला ing एक्शन नहीं कर रहा है? इफ यू रिमेम्बर from a couple of videos before this, मैंने tenses पढ़ाया था and active passive पढ़ाया था. And if you remember, तुमने देखा होगा formulas में, अगर अभी तक formulas याद हो गए हैं तो eating यानी कि ing forms, V4 जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता. V4 is always used with an auxiliary verb. And what is that? अभी जैसे कि present continuous है तो is, am, R प्लस V4 ऐसे करके आपका फॉर्मूला होता है. पास्ट में होता है तो was या were के साथ होता है. तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब ing फॉर्म जरूर लेता है. तो अगर इस स्विमिंग को हमें एक्शन करवाना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, he is swimming. तुम बनाकर देख लो. If you don't believe me, please be my guest. सेंटेंस बनाओ, एक्शन करवाओ इसको. तुम्हें बिना ऑक्सिलरी के सेंटेंस समझ ही नहीं आएगा. ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ing फॉर्म वाला वर्ब एक्चुअली एक्शन कर रहा है और कौन सा ing फॉर्म वाला वर्ब gerund है. ठीक है, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, रीडिंग अलाउज मी टू रिलैक्स माय माइंड, इस वाले सेंटेंस में भी हमारा जो वर्ब है वो क्या है, अलाउज है.
Reading allows me to relax my mind. ठीक है, allows is the verb here and reading is actually functioning. Reading is also a verb but non-finite verb. This is gerund. ठीक है, I enjoy racing. इसमें हमारा verb क्या है? Enjoy is the verb here and racing is what? Racing is gerund. He likes boxing. Likes क्या है हमारा? Verb है and boxing is gerund. ठीक है, तो यही है वो सबसे ज्यादा भयानक कॉन्सेप्ट जिससे स्टूडेंट्स भागते हैं, बट कितना आसान था ना। इसी तरह से हम आपको जेडे एकेडमी में सारे कॉन्सेप्ट्स समझाया करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वो क्या होता है। पहले तो आपने पार्टिसिपल देख लिया था और आपने ये भी देखा था कि जब मैं वर्ब का फॉर्म, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स आपको पढ़ा रही थी, वर्ब के फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि एक फॉर्म कंप्लीटली इसको डेडिकेटेड है ना। आज से पहले आपने सोचा नहीं होगा कि पार्टिसिपल आखिर होता क्या है, बस रट लिया कि V3 इज पार्टिसिपल। तो वो पार्टिसिपल एक्चुअली क्या होता है ना, वो हम आज समझेंगे, देखेंगे। पार्टिसिपल दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो वो जो पास्ट पार्टिसिपल है ना वही लेता है V3। ठीक है, और प्रेजेंट पार्ट, ये मत सोचना कि मैम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी फॉर्म लेने लगा, इसका क्या मतलब हुआ। डोंट वरी, होल्ड योर हॉर्सेस, अभी यहाँ पे हम दूसरा वाला भी कर रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म ही लगता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है। पर ये वाला आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है। पार्टिसिपल एज अ होल, इसका कॉन्सेप्ट ही इस बात पर बेस्ड है कि ये फंक्शन किसका करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। ठीक है, पार्टिसिपल विल बी फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, इट विल नॉट बी फंक्शनिंग एज अ वर्ब, वो कोई एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ बॉइलिंग पॉट वाज ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग क्या है, पार्टिसिपल है। ये पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये पॉट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके ठीक आगे तुम्हें नाउन मिल रहा है ना। A boiling pot was broken. अब देखो इस बात को हम श्योरिटी के साथ कैसे बोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिसिपल जो है आखिर ये पार्टिसिपल है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसको हम सेंटेंस से हटा कर देखते हैं। ठीक है, let's just remove this from the sentence. The sentence makes complete sense, right? क्या आप समझ में आ रहा है हमें? A pot was broken. इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक पॉट था वो तोड़ दिया गया था। बट व्हेन वी ऐड बॉइलिंग तो हमें पता चलता है कि जो हमारा पॉट था वो कैसा था, वो खौलता हुआ पॉट था जो कि तोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द क्राइंग बेबी इज asleep now. क्राइंग इज द पार्टिसिपल हियर, इसके ठीक आगे तुम्हें क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड दोनों ही V4 का फॉर्म ले रहा है, बट दोनों में फर्क क्या हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि जीरेंड नाउन नहीं ले रहा, वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, और वो क्यों होता है वो हम अभी समझेंगे। एक तरफ हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी तरफ हो गया जेरेंट। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, यानी कि दोनों ही एक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों नॉन फाइनाइट, दोनों ही कौन सा वर्ब का फॉर्म ले रहे हैं, V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म, V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो अब इन दोनों में हम फर्क कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। कंफ्यूज होना बिल्कुल मतलब एकदम सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर इतनी चीजें मैच हो जाएंगी ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे ही होंगे।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस हमें जो है ना थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी आंखें खोल कर रखनी है उन दोनों के बीच में फर्क निकालने के लिए। और वो फर्क कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। जेरेंड किसका फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है। जब हमें किसी एक्शन के बारे में बात करनी होती है तो हम उसको नाउन बनाते हैं जेरेंड की मदद से, NF, ठीक है। सो दैट इज वर्किंग एज अ नाउन एंड दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो कैसे पता चलेगा, सेंटेंस देखो, द बॉइलिंग एक सेंटेंस इधर पार्टिसिपल की तरफ, दूसरा सेंटेंस देखो, ओके। बॉइलिंग द वाटर विल किल द जर्म्स, बॉइलिंग विल किल द जर्म्स, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाए यहाँ पे, एक पार्टिसिपल है दूसरा जेरेंट। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि बॉइलिंग द वाटर, बॉइलिंग, इस वाले बॉइलिंग के आगे मैंने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया ना। एंड ऑब्वियसली अगर बॉइलिंग के आगे नाउन लगाया है तो बॉइलिंग इज गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाटर, राइट। और अगर boiling is giving you extra information about the water which is already a noun, it means that boiling is present participle functioning as an adjective, ठीक है। पर ये वाला boiling देखो, boiling के बाद क्या आ रहा है, कोई noun है नहीं, क्या है, will, will क्या होता है, verb होता है, ठीक है। आगे पढ़ो, boiling will kill the germs, is it giving you any extra information about the noun, no it's not, ठीक है। Which means this, ये जो boiling है ना, ये आपको noun के बारे में extra information नहीं देगा क्योंकि ये खुद noun है ना। यहाँ पर boiling noun नहीं था, यहाँ पर boiling adjective का function कर रहा था because it was giving you extra information about the water, right? तो ऐसे हमें पता लगाना होता है। पहले तो हमें ing को एक्शन और नॉन एक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है कि भाई ये ing एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर एक्शन नहीं कर रहा है तो ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। अब जेरेंड और पार्टिसिपल के रूल्स हम अप्लाई करेंगे, कैसे, ये नाउन होता तो इसके बाद क्या होता, इसके बाद वर्ब आया होता, ये कुछ एक्शन कर रहा होता, बट इट्स नॉट डूइंग सो व्हिच मींस इट्स पार्टिसिपल, राइट। तो थोड़ा सा बस एहतियात बरतना है, बाकी तो सब कुछ हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है पास्ट पार्टिसिपल की, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि ये V3 का फॉर्म लेता है, ठीक है, ये ing वाला फॉर्म नहीं लेता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, ये देखो, that half eaten cupcake is spoiled, ठीक है, वो आधा खाया हुआ कपकेक खराब हो गया, ठीक है। अब ये हाफ ईटन मैं पार्टिसिपल बोल रही हूँ, पता नहीं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, तो इसको हम चेक कैसे करें, कैसे पता चलेगा, हटा दो इसको सेंटेंस से, देखो इफ द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, इट डज, राइट, क्योंकि ये जो हाफ ईटन है इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द कपकेक। अगर ये सेंटेंस में नहीं होता तब भी सेंटेंस में परफेक्ट सेंस होता, ठीक है। तो क्या हो गया, द कपकेक इज स्पॉइल्ड, द सेंटेंस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस, बट व्हेन यू ऐड half eaten यानी कि something which is functioning as an adjective, it gives a little bit of extra information of about that noun, ठीक है। the half eaten cupcake में half eaten क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कपकेक का, कि वो जो कपकेक खराब हुआ था वो आधा खाया हुआ था। नेक्स्ट, shrunken shirts are in fashion, shrunken shirts are in fashion, इसमें इसका क्या मतलब है, अगर हम shrunken का मतलब होता है वो जो ऐसे ऐसे श्रिंक हुए हुए जो शर्ट्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो आजकल काफी फैशन में है,
ठीक है, तो अगर हम इसमें से shrunken हटा दें तब भी इस सेंटेंस में परफेक्ट सेंस होगा, शर्ट्स आर इन फैशन। ठीक है, सेंस है इस सेंटेंस में, चाहे ये सही हो चाहे वो गलत हो, उससे इंग्लिश को कोई लेना देना नहीं, बट इफ देयर इज सेंस इन द सेंटेंस इट इज करेक्ट, ग्रामेटिकली परफेक्ट। ठीक है, बट व्हेन वी ऐड द वर्ड shrunken, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो गया कि वो जो शर्ट्स की बात हो रही है वो एक्चुअली shrunken है। आप ये ध्यान दोगे कि ये ईटन जो है, ये shrunken जो है, ये सब वर्ब से ही बने हैं, बस वर्ब का काम नहीं कर रहे, ये पार्टिसिपल बन गए, ये जिरेंट बन गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और ये भी किसका फंक्शन करते हैं? नाउन का फंक्शन करते हैं। ये भी नाउन का फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब इन्फिनेटिव्स भी नाउन का फंक्शन कर रहे हैं, जेरेंट भी नाउन का फंक्शन कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? इन्फिनेटिव्स जो नाउन का फंक्शन कर रहे हैं ना, वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे, वो कौन सा वर्ब का फॉर्म लेते हैं? V1 लेते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्म लेंगे? V1 लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 + V1। 2 + V1, ये हमेशा 2 + V1 के फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, सॉरी, टू रन, टू ईट, टू स्लीप, टू प्ले, एटसेट्रा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेंटेंसेस में भी देख सकते हो। आई लाइक टू रन एवरी डे, यहाँ पे टू रन क्या है? टू रन इज द इन्फिनेटिव हियर, and the actual verb which is making the action happen is like। ठीक है, आई लाइक टू रन, तो यहाँ पे एक्शन वाला वर्ब क्या हो गया? लाइक हो गया, एंड टू रन क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। आई विश टू स्लीप, टू स्लीप क्या है? इन्फिनेटिव है, ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। वर्ब का, एक्शन वाले वर्ब का फंक्शन कौन कर रहा है? विश, आई विश टू स्लीप। ठीक है, किड्स लव टू प्ले, तो ये जो टू प्ले, टू स्लीप, टू ड्रिंक, ये सब जो हम बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली इन्फिनेटिव्स। अच्छा, इन्फिनेटिव्स में भी एक और तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं, और उनको हम बेयर इन्फिनेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज नोट इट डाउन सेपरेटली, बेयर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, पीपीटी में इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, यू कैन नोट इट डाउन सेपरेटली। कुछ कोई ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स एज इजी एज इन्फिनेटिव्स, V1 का ही फॉर्म लेता है। इन्फिनेटिव्स ऑलवेज रिमेंबर विल टेक V1 का फॉर्म। बस बेयर इन्फिनेटिव में क्या फर्क होता है ना, कि ये जो V1 है, ये हमेशा या तो मोडल वर्ब्स के बाद आ जाएगा, या फिर कॉजेटिव वर्ब्स के बाद आ जाएगा। मोडल वर्ब्स और कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे कि कैन, कैन इज अ मॉडल वर्ब, अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर मैं सेंटेंस में बोलती हूँ आई कैन सिंग, ठीक है, आई कैन सिंग, कैन क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है, उसके बाद क्या आया? सिंग, विच इज V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो क्या हो गया? कैन सिंग, सिंग क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी और मॉडल वर्ब के साथ उसको लगाती हूँ, जैसे कि शैल, ठीक है, आई शैल सिंग, तो शैल भी क्या है? मॉडल वर्ब है। सिंग क्या हो गया? सिंग इज द बेयर इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। ओके, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल, नथिंग डिफिकल्ट, राइट? अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, वी कवर्ड gerund, participle and infinitives। लेट्स मूव ऑन टू दी फाइनाइट वर्ब्स। ओके, फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है? फाइनाइट वर्ब्स में सबसे पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएंगे। ऑक्सिलरी में मोडल्स आ जाएंगे, लिंकिंग वर्ब्स आ जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे। लेट्स डू द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव फर्स्ट। ओके, इट मस्ट बी, हाँ, 6th स्लाइड। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट डू दे एक्चुअली डू? ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि एक्शन को ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। मतलब आप लोग हमेशा देखोगे कि उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, उस सेंटेंस में एक्शन ट्रांसफर नहीं हो सकता है।
So I have also, if you watch the videos of active and passive voice, which I recently taught in the playlist of 11th entrance, I guess, तो उसमें मैंने ये बात बताया था कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको आप पैसिफाइज नहीं कर सकते हो, उसको आप पैसिव नहीं बना सकते हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में जिसको प्रोमिनेंट बनाना है वो ऑब्जेक्ट को ही बनाना है. मतलब एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंट कौन है? एक्शन करने वाला. पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट कौन है? जिस पर एक्शन हो रहा है. तो विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है. ठीक उसी तरह ट्रांजिटिव सेंटेंसेस, और ऑलवेज रिमेंबर जो पैसिव वॉइस बनता है ना वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है. ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं रहा तो वो पैसिव नहीं बन पाएगा सेंटेंस. ठीक है. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आखिर चीज क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट, है ना. वो सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सके. जो भी है उसके आगे जो भी आपका नाउन है उस पे आपका एक्शन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. वी ईट फूड. हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? ईट. ईट हमारा यहाँ पर वर्ब है. वर्ब के फौरन बाद क्या आ गया? नाउन आ गया. फूड क्या है? नाउन है. तो जब वर्ब के बाद नाउन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो ले लिया ना, वर्ब ने ऑब्जेक्ट ले लिया. यहाँ पे हमारा जो वर्ब था ईट था, उसने ऑब्जेक्ट ले लिया. तो ये क्या बन गया? ये वर्ब क्या बन गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. ठीक है. ठीक इसी तरह आप देखोगे यहाँ पे द किड्स थ्रू. थ्रू हमारा क्या है? वर्ब है. वर्ब के बाद क्या आ गया? अब सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो जाए, वी डू नॉट केयर. हमें वर्ब के हम पता लगाना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं है. ट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा? उसके आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं. तो ऑब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे, स्टिक. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि आर्टिकल के साथ चलेंगे. ठीक है. अब उसने क्या फेंका है? आर्टिकल, सॉरी, स्टिक फेंका है, नॉट आर्टिकल. अब स्टिक फेंका है तो उसने कितनी स्टिक्स फेंकी? एक फेंकी, दो फेंकी है. एक फेंकी थी तो यहाँ पे आर्टिकल तो लगेगा ही ना. तो इस आर्टिकल से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने बोला था वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे फौरन नहीं आ रहा. नहीं आ गया. आपका ये वाला ऑब्जेक्ट आर्टिकल के साथ लगा हुआ है. सो डोंट कंफ्यूज. ओके. So the kids threw a stick at the stranger. इसमें क्या हो गया? A stick क्या हो गया तुम्हारा? Object हो गया. So this threw is transitive verb. Next, the judge scolded the lawyer. इसमें हमारा verb क्या है? Scolded है. Scolded is the verb here. अभी तुम लोग सोचते होगे कि मैम ये वाला क्यों नहीं बता रही है. अभी मैं ये बताऊंगी जब मैं intransitive बता दूं. ठीक है. तो द जज स्कोल्डेड. स्कोल्डेड क्या है? वर्ब है. इसके बाद तुम्हें क्या मिला? लॉयर मिल गया ना. यानी कि जज ने क्या किया है? डांट लगाई है. किसको डांट लगाई है? लॉयर को डांट लगाई है. तो एक्शन तो ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली. द इज द आर्टिकल, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट. ये मिल गया ऑब्जेक्ट. इसका मतलब स्कोल्डेड तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि एक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाता फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ऐसा क्यों होता है? पहली चीज, या तो तुम्हें आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं. जैसे कि यहाँ द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है इसमें? बार्क्स. द डॉग बार्क्स. खत्म. सिंपल. तो अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव कहां से होगा? तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि एक्शन तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ. नेक्स्ट, द बर्ड्स. सब्जेक्ट. फ्लाई क्या हो गया? वर्ब हो गया. एक्शन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है. क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया. द लायन रोर्स. रोर इज द वर्ब हियर और एक्शन इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी बात खत्म हो गई. ठीक है. अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में एक और टेक्निकलिटी है, और वो ये है कि अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गया. ठीक है. प्रेपोजिशन भी कौन से प्रेपोजिशंस? एट नहीं. यहाँ पे देखो, द डॉग बार्क्ड एट द ट्री.
यहाँ पर जो preposition लगा है at, it does not make the sentence, it does not make the verb intransitive. ये एक वाहिद ऐसा preposition है जो कि आपके verb को intransitive नहीं बनाएगा, it will keep it as transitive. तो ये barking का जो action हो रहा है ये transfer हो गया tree पे, ठीक है. But अगर इसकी जगह पे और कोई preposition आता है, for example in, on, to, into, towards, ये सब verbs को transitive होने से cancel रोक देते हैं. जैसे कि ये the birds है, the birds fly in the sky. This is the sentence, the birds fly in the sky. अब देखो तो यहाँ पे fly तुम्हारा यहाँ पे action करने वाला verb है और इसके बाद तुम्हें क्या मिल गया, preposition मिल गया, यानी कि in मिल गया. The birds fly in the sky. तो ये in तो तुम्हारा preposition है and it will never let the verb, it will never let your verb become the transitive verb. तो ये क्या हो गया, ये verb जो है, fly जो है, ये transitive हुआ या intransitive हुआ? Intransitive. ठीक है. Next, the lion roars. अच्छा, इसमें तो in, into लगा नहीं सकते हैं. Let's form another sentence together. Okay. I go to school. ठीक है. Same subject क्या है हमारा, I है, school भी noun है. ठीक है. तो आपने क्या पढ़ा है कि verb के बाद जो noun आता है उसको हम object बोलते हैं. बट ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये वर्ब के फौरन बाद नहीं आ रहा है, बीच में क्या आ गया, preposition हो गया. तो प्लीज नोट इट डाउन. prepositions like in, into, to, onto, ये सारे जो prepositions होते हैं, towards होते हैं, अगर वर्ब के फौरन बाद ये आ गए तो इसका मतलब वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव. प्लीज डोंट कंफ्यूज. ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना. आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के बाद preposition आ रहा है, सिर्फ एक preposition, वाहिद ऐसा preposition है जो आपके वर्ब को ट्रांजिटिव बनने से नहीं रोकेगा. अदर देन दैट एवरी अदर preposition जो भी वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं होने देगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट खुद ले लेता है. ठीक है. ग्रामर में ऑब्जेक्ट कौन कौन लेते हैं, एक तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, एक preposition ऑब्जेक्ट ले लेता है. अगर वर्ब के बाद preposition आ गया तो वो कैसे उस वर्ब को ट्रांजिटिव रहने देगा. अगर उसने ऑब्जेक्ट ले लिया तो वर्ब नहीं ले पाएगा, which means that verb cannot become transitive, it will be an intransitive verb. ठीक है. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, इसमें लिंकिंग वर्ब्स आ जाएंगे, मेन वर्ब्स का भी फंक्शन कर सकते हैं. सो I'll try to discuss it all in the next video. आज हम यहीं तक रहने देते हैं. Okay, so bye bye everybody, take care and I'll see you in the next class.